जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, तो ये संविधान के प्रारंभ से ही संविधान में नहीं है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ये एग्जैक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है 26 नवंबर 1949 में। ठीक, जो 26 नवंबर 1949 डेट है, ये वो डेट है जब भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है, हम उसको एडॉप्ट करते हैं, अंगीकार करते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने भारतीय संविधान को जो एनफोर्स्ड किया है, जो लागू किया, वो 26 जैन 1950 में किया। ठीक, अब यहाँ पर आप एग्जैक्ट इस बात को डिफाइन कर सकते हैं, हम इस बात को यहाँ पर दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं कि यानी कि जो संविधान का प्रारंभ है, अगर हम संविधान पूरा होने की बात करें तो 26 नवंबर 1949, अगर हम संविधान लागू करने की बात करें तो 26 जैन 1950। ठीक, यानी कि इन सब टाइम पीरियड में जो संविधान का कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का प्रारंभ है, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान में नहीं रखे गए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप एक आम नागरिक की बात करें, भारतीय नागरिक की बात करें, तो भारतीय नागरिक को पूरे संविधान में जो 2 सबसे बेसिक फंडा चीज़ें दी गई हैं, बेसिक चीज़ें उसको दी गई हैं, एक उसके फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, इनको संविधान के प्रारंभ से ही संविधान में नहीं रखा गया। ठीक, अब जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसको भी हमने समझा, उसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान के प्रारंभ से संविधान में नहीं थे, इन तत्वों को, इन ड्यूटीज़ को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया तो उसके लिए कुछ अमेंडमेंट होंगे। इसके अलावा बच्चे क्या वो रीजंस थे, क्या उस समय परिस्थिति थी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्या ऐसे फीचर हैं, क्या ऐसे विशेषताएं हैं जो इसको फंडामेंटल राइट से और भी काफ़ी सारी चीज़ों से थोड़ा अलग और एक सेपरेट, इनको एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्थान देती है। ठीक, अब अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, इन्हीं तत्वों को हिंदी में हम मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसएसआर से बोरो किया गया इन फीचर्स को। ठीक, जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, भारत के संविधान को बनाया है, तो भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे यूनिक मेथड हैं या फिर ऐसे फीचर्स हैं जिनको काफ़ी सारी कंट्रीज से हमने बोरो किया। उन्हीं में से एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य है, जिसको यूएसएसआर से रखा गया है। ठीक, अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल फीचर की या फिर एक स्पेशल जो हमारा क्लोज आता है नेशनल इमरजेंसी का, तो अब तक, ठीक है, अगर हम अभी तक बात करें तो अब तक भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो चुकी है, नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1962 के टाइम पीरियड में जो नेशनल इमरजेंसी भारत में लगी, वो देश की सबसे पहली नेशनल इमरजेंसी, फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल आप कह सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी मानी जाती है, जो इंडिया चाइना वॉर की कंडीशन पर लगती है। इसके बाद 1971 के टाइम पीरियड में हमारे देश में दूसरी नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर लगी है। अब अगर हम नेशनल इमरजेंसी की भी बात करें तो इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी थर्ड नेशनल इमरजेंसी है, जो 1975 के टाइम पीरियड में लगती है, वो तत्कालीन उस समय की जो परिस्थिति थी, तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, ये आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 है, जिसके अकॉर्डिंग राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का जो राइट है, अधिकार है, वो राष्ट्रपति का है। ठीक है, हम इस टॉपिक की एक अलग से क्लास करेंगे। तो हमने अभी डिस्कस किया कि 1975 के टाइम पीरियड में हमारे देश में तीसरी नेशनल इमरजेंसी लगती है। अगर आपने पढ़ा होगा अप्रोक्स में, यहाँ पर आप बोल भी सकते हो कि 25 जून 1975 में ये
तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल देश में घोषित होता है, जो लगभग मार्च 1977 के टाइम पीरियड में रहता है। ठीक है, अब अगर हम अपनी जो हमारी थर्ड नेशनल इमरजेंसी है इसकी बात करें तो हमारे देश में जो तीसरा आपातकाल है ये 1975 लगभग 2 साल तक ये रहता है, 1975 से 1977 के टाइम पीरियड में रहता है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जब तीसरा आपातकाल लगता है तो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति है उन्हीं को देखकर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार एक कमेटी का गठन करती है, एक समिति का गठन करती है जिसको सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कहा जाता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया बच्चे कि 1975 में हमारे पास जब थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इसी समय देश में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, देश में ऐसी कंडीशन होती है कि जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको लगता है कि अगर भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए गए तो नागरिकों के भी संविधान और देश की सरकार के प्रति उनके भी कुछ दायित्व हैं, उनके भी कुछ कर्तव्य हैं। तो इसी महत्व को देखते हुए उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने 1976 में 1976 में एक कमेटी, एक समिति का गठन किया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक, अब 1976 के टाइम पीरियड में जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया, इसका गठन किया गया, तो भारत सरकार ने इस कमेटी को कहा कि आप इस बात पर डिस्कस करोगे, आप इस बात पर विचार करोगे कि भारतीय संविधान में जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को हमने मौलिक अधिकार दिए तो क्या उनके ही बराबर दर्जे के रूप में हमें नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आधार पर देने चाहिए? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी राइट की तरह अलग से एक पार्ट, अलग से एक भाग होना चाहिए? इन तत्वों पर आप विचार करें। अब कहा जाता है कि 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इम्प्लीमेंट के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बनाने के लिए, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए जो फ्रेमवर्क रखा गया, उसके लिए ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इस्टेब्लिश की गई। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिश में कहा कि जिस तरीके से भारतीय संविधान में हमने मौलिक अधिकारों को रखा है उसी तरीके से हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी रखना चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अलग से एक पार्ट, एक लेसन के रूप में ऐड करना चाहिए ताकि भारतीय नागरिकों को ये एहसास रहे कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट रखता है, उनका एक अलग से महत्व है, उसी तरीके से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका भी उनके बराबर उतना ही महत्व है। ठीक है, यानी कि आप ध्यान रखेंगे विद द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो हमारी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है, समिति है, इसी की सिफारिश पर भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। और इसका जो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ सकते हैं, यानी कि जो संविधान संशोधन है वो है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ध्यान रखेंगे, पहले भी आपको बताया फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य संविधान के प्रारंभ से संविधान में नहीं है। ठीक है, इन तत्वों को कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया। और कब ऐड किया गया? बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को ही पढ़ते हैं तो इस अमेंडमेंट में इतने सारे टर्म्स, इतने सारे क्लॉज ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इतना बड़ा अमेंडमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 है, इसी को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसी का आप एक फीचर है, इसको आप अलग से यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक, अब देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग मौलिक कर्तव्य जो हमने यूएसएसआर से फीचर के रूप में बोरो के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ऐड किया गया। तो इनको कहाँ पर ऐड किया गया, किस तरीके से ऐड किया गया? इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया भाग 4 क भी आप बोल सकते हो, पार्ट 4A। ठीक है,
सीक्वेंस अगर आपको ध्यान हो, पार्ट 1 हमारा अलग से यूनियन और टेरिटरी के रूप में आता है, पार्ट 2 सिटीजन हो गया हमारा, ठीक है। पार्ट 3 में आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, पार्ट 4 में हमारा DPSP आता है, फिर पार्ट 4A हमने ऐड किया जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। इसके अलावा पार्ट 4A ऐड किया गया और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए जो एक भाग में एक ही आर्टिकल में ऐड किए गए हैं। हमने संविधान में इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पार्ट 4A ऐड किया और हमने इस पार्ट 4A में रखा आर्टिकल 51A, ठीक है। ध्यान रखेंगे बच्चे, जो हमारा आर्टिकल 51A है इसी के अंदर हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया। जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रूप में या एग्ज़ाम के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते समय हमारे पास जो पार्ट 4A आएगा उसमें हमारे ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएंगे। जैसे बच्चे आपने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, अभी तक आपने इससे पहले जितने भी आर्टिकल्स खुद से सीक्वेंस से रिवाइज किए होंगे, तो हमें सभी आर्टिकल्स ऑन बिल्कुल टिप्स हमें सीक्वेंस से रिवाइज करने होता है, उनको याद भी रखना होता है। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारी वर्तमान में, अगर एट प्रेजेंट की बात करें, अभी आगे इसमें ऐड करेंगे, एट प्रेजेंट वर्तमान में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। लेकिन जब हमने बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया तब हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी। वर्तमान में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। थोड़ा सा ये आपके लिए एक बेनिफिट आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला टॉपिक याद करते समय आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य सीक्वेंस से याद या रटने नहीं होते, ठीक है। आपको हालांकि ये पता होना चाहिए कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, किसमें क्या विशेषता है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या हमको दायित्व दिया गया संविधान में, बट उनको एक रटने वाली जो बात होती है वो आपको सीक्वेंस से ऐसे रटना नहीं है। दोबारा ध्यान देंगे, पार्ट 4A ऐड किया गया। इस पार्ट 4A में एक ही आर्टिकल है, बस आर्टिकल 51A। अगर आपसे पूछा भी जा रहा है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, तो एक ही आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 51A। और इस आर्टिकल 51A में सीक्वेंस से हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हालांकि आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर हम A to J की बात करें तो इस तरीके से रखा गया है हमारे पास 51A में जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको इस तरीके से रखा गया। अब यहाँ पर अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसको मिलाकर अब आप A to K ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ये भी बोल सकते हो। इस तरीके से हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से ध्यान भी रखेंगे। बाय दी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2002 है, इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। और ये जो अमेंडमेंट है आपका 86 2002, ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिंक करता है, ठीक है। थोड़ा सा आराम से इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाल ही में पिछले साल जितने भी एग्जाम हुए उसमें भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कितनी बार रिपीटेड है, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया क्लोज, एक नई टर्म ऐड किया गया जिसमें फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दोनों को लिंक किया जा सकता है, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ दोनों में एक पॉइंट को ऐड करता है। जब हम फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो इस संशोधन के अकॉर्डिंग इसमें ऐड किया गया आर्टिकल 21A, और इस संशोधन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड किया गया हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, या जो हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो ऐड किया गया। अब जब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A की बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रंस के लिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इनके लिए फ्री एंड कंपल्शन एजुकेशन,
ठीक है। जो हमारा फंडामेंटल राइट ऐड किया गया वो क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर राज्य सरकार का दायित्व होगा। स्टेट को यहाँ पर अथॉरिटी दी गई, उन्हें कहा गया कि आप 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपनशन, ठीक है। जब आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, खुद से भी अगर आप रीड कर रहे हैं तो आपको सिंपल ये एक स्टेटमेंट लग रहा है कि फ्री एंड कंपनशन, लेकिन जब आप इसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि हमारे पास एक आर्टिकल 45 भी आता है जहाँ पर 0 to 6 के लिए प्राइमरी एजुकेशन DPSP में रखी गई है, तब आपको इनका डिफरेंस पता चलेगा और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो फ्री और कंपनशन जो वर्ड है इसका कितना महत्व है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य सरकार का दायित्व है। अब ये जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो यहाँ पर फ्री और कंपनशन एजुकेशन दी गई है, ये फंडामेंटल राइट में दी गई और इसको सरकार ने एक लॉ बनाकर भी इसको ऐड कर दिया, जिसको आप एजुकेशनल एक्ट भी बोल सकते हैं, जिसको हम सिंपल आम भाषा में वर्तमान में 2002 के बाद से डायरेक्ट राइट टू एजुकेशन बोलते हैं। वो आपका यही क्लॉज है, ठीक है। फिर इन्होंने इसी स्टेटमेंट को लिंक कर दिया फंडामेंटल ड्यूटी से कि भाई पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स हो गए, गार्जियन हो गए, यानी कि माता पिता और अभिभावक का दायित्व है कि 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन की जो एक तरीके से इनकी फ्री और कंपनशन एजुकेशन है, इसके लिए बच्चों को सपोर्ट करें और उनका संरक्षण करें और उनको स्कूल भेजें, ये उनका दायित्व है, ठीक है। यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 हमारा फंडामेंटल राइट से भी लिंक होता है, फंडामेंटल ड्यूटी से भी लिंक होता है। जब इस अमेंडमेंट को आप मौलिक अधिकारों के रूप में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने ऐड किया 21A, ठीक है बच्चे, ये 21A आर्टिकल है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन जो हमने यहाँ पर ऐड किया 21A के रूप में, तो उसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए फ्री और कंपनशन एजुकेशन। फिर जब इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार इतना यहाँ पर वर्क कर रही है, फ्री और कंपनशन एजुकेशन दे रही है, तो इसको ड्यूटी से लिंक कर दिया गया कि माता पिता और अभिभावक का दायित्व है कि बच्चों को इस शिक्षा के लिए स्कूल भेजे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान में हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या है 11, ठीक है, कि एट प्रेजेंट हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थोड़े फीचर्स की बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनकी खुद में एक यूनिक जो विशेषता है, फीचर्स है, उसको भी अलग से बहुत वैल्यू दी गई, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से समझें, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनकी संख्या 11 है, ठीक है। जो हमारी वर्तमान 11 के 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको इनकी पूरी सीरीज़ वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आप इसमें देखोगे कि इनके जो मेन फीचर्स हैं वो इनके 4 मुख्य फीचर्स आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से जो हमारे सम ऑफ दैम है, सम ऑफ दैम आर मोरल ड्यूटीज़ एंड सम ऑफ दैम आर सिविक ड्यूटीज़, ठीक है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों में से जो कुछ मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे एक तरीके से जो आपके मोरल सिविक्स हो जाते हैं, नैतिक कर्तव्य आप इनको बोल सकते हो, जो नैतिक कर्तव्य हैं उनको दर्शाते हैं, और इसी में से जो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे नागरिक कर्तव्यों को दर्शाते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ सबके 10 के 10 बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़े होंगे तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जिसमें आपने पढ़ा होगा कि आप जो नेशनल एंथम है उसको रिस्पेक्ट करें, जो नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट करें, ठीक है। यानी कि अगर आप इसमें जैसे हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, जितनी भी राष्ट्रीय स्मारक इन सब चीज़ें हैं इनकी एक तरीके से रिस्पेक्ट करें। तो ये सब आपके सिविक ड्यूटीज़ कहलाता है, यानी कि ये आपके नागरिक कर्तव्य हैं। और अगर हम बात करें कि भाई जितने भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्लॉज आता है कि नोबल आइडल्स हैं, या फिर जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के वह व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपनी एक तरीके से बहुत अहम भूमिका निभाई, आप उन सबको फॉलो करें, उनके जो उच्च आदर्श हैं उनको फॉलो करें, उनका सम्मान बनाए रखें, उनकी जो एक तरीके से प्रेरणा है, उनकी जो एक तरीके से फीचर्स हैं उनको आप डिस्कस करें।
हमने बच्चे डिस्कस किया अभी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम फर्स्ट जो हमारा फीचर है हम उसको डिस्कस कर रहे थे कि इनमें से हमारे कुछ सिविक फीचर्स हैं और उसके बाद कुछ हमारे इसमें मोरल फीचर्स आ जाते हैं, मोरल ड्यूटीज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगर हम सेकंड फीचर की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐसी टर्म्स यूज़ की गई हैं, इसको इस तरीके से रखा गया है कि ये विशेषता दिखाता है, यह इसका मुख्य फीचर है कि इंडियन की एक जो उनका ट्रेडिशन है, जो उनकी एक मैथोलॉजी है, ये उनको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। भारत की जितनी पौराणिक कथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, एक जो हमारी धार्मिक नीतियां हैं, जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे तो ये उनको भी इफेक्ट करता है, उनको भी दर्शाता है। या फिर हम ऐसा भी स्टेटमेंट आप पास्टर में पढ़ेंगे तो इसका जो हमारा तीसरा फीचर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखोगे तो तीसरा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का फीचर है, इसमें आप ऐसे डिस्कस करो बच्चे, जैसे आपने फंडामेंटल राइट तो पढ़े होंगे, ठीक है। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं तो फंडामेंटल राइट हमारे पास जो इंडियन सिटीज़न है, नागरिक हैं, उनके भी होते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट जो हैं वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नॉन सिटीज़न को भी देते हैं, नॉन सिटीज़न यानी कि गैर नागरिक को भी देते हैं, ठीक है। दोबारा से रिपीट करेंगे, हमारे पास भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, वो सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों के होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरा फीचर आप ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो केवल और केवल इंडियन सिटीज़न के होते हैं, वो नॉन सिटीज़न के नहीं होते, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो केवल भारतीय नागरिक को ही दिए जाते हैं, जो भारतीय नागरिक नहीं है, नॉन सिटीज़न है, गैर नागरिक हैं, उनके मौलिक कर्तव्य नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको एक आदर्श या एक दायित्व के रूप में रखा गया है। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ऐसा भी है कि कुछ लोग इनको फॉलो भी नहीं करते और उसमें कोई लॉ मेकिंग का सिस्टम भी नहीं है। हालांकि संविधान में ये चीज़ मेंशन है कि अगर पार्लियामेंट लॉ इनेक्ट करके किसी चीज़ को एनफोर्स कर दे या फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई पॉइंट जो है उसको लागू करे तो वहाँ पर इसको अगर लॉ के अकॉर्डिंग लागू किया जाएगा, तो अगर उसको आम जनता फॉलो नहीं करती तो उसमें फिर उनकी जो एक कार्यवाही है वो भी की जा सकती है, ठीक है। प्रैक्टिकली जब आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के काफ़ी टर्म ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकली हमारे पास लागू हो भी रहे हैं लॉ के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल ये आपका जो राइट टू एजुकेशन है, इसको लॉ मेकिंग करके ऐड कर ही रखा है, ठीक है, तो ये लागू होते ही हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जस्टिएबल है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में क्या है, न्यायोचित हैं, वो जस्टिएबल है। उनके हनन होने पर, इम्पोज्ड होने पर जुडिशरी, न्यायपालिका इन तत्वों का प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। और वहाँ पर आपको अधिकार भी मिलेगा, रिट वाले टॉपिक में आपने उसको डिस्कस भी किया है। देखो, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, तो लाइक द डीपीएसपी जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उन तत्वों की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, नॉन जस्टिएबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों फीचर आप ध्यान रखेंगे। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 4 इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस किए हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये। पहला फीचर हमारा यहाँ पर क्या है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये क्या है, आपके नॉन जस्टिएबल हैं। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ केवल इंडियन सिटीज़न के होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ मॉरल ड्यूटीज़ और कुछ सिविक ड्यूटीज़ ऐड की जा रखी हैं। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे जो इंडियंस का जो ट्रेडिशन है, उनकी जो मिथोलॉजी है, उनको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये इंपॉर्टेंट हमारे जो फीचर्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हैं।